मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 20 हिस्सा नंबर 2। कॉलेज से आकर बैग रखते ही वो यूनिफॉर्म बदलने का तकल्लुफ किए बगैर चाची जान के पोर्शन में चली गई। चाची जान सिलाई मशीन रखे जोहा की कमीज सी रही थी। इसने इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आ गई खैर से? जी अभी आई हूँ। ये वाजिदान कहाँ है? अभी आया नहीं यूनिवर्सिटी से? हमरा ने बज़ाहिर आम से अंदाज में पूछा था। कुछ मंगवाना है क्या? चाची जान ने जवाबन पूछा तो इसने सर झटका। नहीं, वैसे ही कुछ काम था इससे। वो तो कब का आ चुका? आपके कमरे में है, देख लो, सो ना रहा हो, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसके कमरे की तरफ वो बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। चाची जान दोबारा मशीन की तरफ मतवज्जा हो गई। दरवाजा खोलकर वाजिदान के कमरे में वो दाखिल हुई तो वो धीमे सुरों में म्यूजिक सुनता अपनी आंखें मूंदे लेटा हुआ था। हमरा ने सबसे पहले सीडी प्लेयर बंद किया तो एक सेकंड के वक्फे से वो ऊंची आवाज में बोला, बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ए हमरा में, हम दूर से पहचान लेते हैं। इसकी आंखें अभी भी बंद थी। हमरा ने आगे बढ़कर बिना किसी लिहाज के इसके पाँव पर थप्पड़ रसीद किया तो इसने आंखें खोल ली। नादान लड़की, मेरा मुराकबा तोड़ दिया तुमने? वो बड़े रौब से बोला तो हमरा ने दांत कचकचाए। अभी कुछ देर में मैं तुम्हारा सर भी तोड़ने वाली हूँ। मेरे मोकलों ने अभी चंद लम्हे पहले मुझे खबर पहुंचाई थी कि मेरा बाकी का दिन बहुत बुरा गुजरने वाला है, यानी मुझे पे कोई नागहानी बला नाजिल होने वाली है। हाय, वो क्या कितना सच कह रहे थे और मैं माना नहीं। वो मुतासफाना अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। तुम इस कदर बेहुदा हो बची, ये मुझे आज पता चला है। ये आज नई क्वालिटी ढूंढ ली है तुमने। वो मुस्कुराया था मगर हमरा सख्त गुस्से में थी। तुम मेरी दोस्त के इंटरनेट पर चैटिंग करते हो? पूछ रही हो या इल्जाम लगा रही हो? वो मुतमईन था। पूछ रही हूँ। इसका अंदाज डांटने वाला था। किस दोस्त की बात कर रही हो? वाजिदा ने पूछा तो वो तंजन बोली, तुम किस किस के साथ चैटिंग कर रहे हो? कोई भी हो मगर तुम्हारी दोस्त इनमें से कोई नहीं है। वो सच्चाई से बोला था। झूठ मत बोलो बची, मुझे तरन्नुम ने खुद बताया है। बल्कि मुझे ही क्या, मेरे सारे ग्रुप की लड़कियों को पता चल गया कि तुमने तरन्नुम से चैटिंग की है और करते हो। तरन्नुम? वो जैसे याद करने लगा। नाम तो बहुत खूबसूरत और मुतरन्नम सा है मगर याद नहीं कि मैं इसे जानता हूँ। बहुत बुरी बात है वजी। मेरी फ्रेंड्स क्या सोचती होंगी कि मेरा कज़न इस कदर लफंडा है, मेरी ही दोस्त को लाइन मार रहा है। हमरा की समझ में नहीं आ रहा था कि अपने गुस्से का इजहार किस तरह से करे। अच्छा, बिलफर्ज तुम्हारी कोई दोस्त है भी तो क्या इसे शर्म नहीं आती कि अपनी ही दोस्त के कज़न को लाइन दे रही है? वाजिदा ने बहस करने वाले अंदाज में कहा। लम्हा भर के लिए वो लाजवाब हो गई मगर फिर इस पर इल्जाम देने वाले अंदाज में बोली, तुम ही ने इसे फंसाया होगा। उस रोज भी तुम इससे फोन पर लंबी बातें करते रहे थे। अच्छा, वो तरन्नुम? वो लंबा सा खींच कर बोला। ये तो मैं चाचू को बताऊंगी, तब तुम्हें याद आएगा कि कौन सी तरन्नुम। वो पाँव उठाते वापस पलटी थी। वाजिदान हंसते हुए उठकर इसके पीछे लपका तो रास्ते में जोहा के पास मिल गई। क्या बात है, फिर से तो झगड़ा नहीं कर रहे तुम दोनों? जोहा ने दोनों को बारी बारी देखते हुए पूछा तो वाजिदान ने फौरन चुटकी से अपनी इशारों को छुआ। आई स्वेयर, मैंने कोई लड़ाई नहीं की है। हाँ, मैं ही हूँ ना लड़ाका तैयारा, हमरा चिढ़कर बोली थी। वाजिदान ने सर जुना। वाह वाह, क्या चुन के और परफेक्ट नाम रखा है तुमने अपना। इसे समझा दें आप ही, ये मेरी दोस्तों का मुंह ना लगा करे। इसका शिकायत करने वाला अंदाज वाजिदान को सर पर हाथ फेरने पे मजबूर कर गया। क्या मतलब? बात जोहा के सर पर से गुजर गई थी। मतलब ये कि इसकी दोस्तों को मेरी शायरी पसंद आ गई है मगर मैं अपना कोई ताज़ा कलाम इनको नहीं देना चाहता और यही बात हमरा को अच्छी नहीं लगी है ना हमरा? वो धमकाने वाले अंदाज में बात को कहाँ से कहाँ ले गया था। ये कहाँ का शायर रह गया है? मेरे पास इतनी सारी बुक्स पड़ी हैं शायरी की, वो ले लो। जोहा ने खुले दिल से ऑफर की तो वो वाजिदान को घूरते हुए मजबूरन वापस खोली। वाजिदान ने गहरी सांस खींची तो जोहा को बागोर अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वहीं सांस रोक ली। क्या बात है बरखुदार, किन हवाओं में उड़ रहे हो? वो तो ऐसे ही अपी बेवकूफ है नीरी, वो गड़बड़ाया था। ये शायरी वायरी छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम। इसे नसीहत करती वो चची जान के पास चली गई थी। अब आ रही हो जब सिलाई मुकम्मल हो चुकी? कहा भी था कि खुद से सूट देना और कुछ नहीं तो सीना सिलाई सीख लो, मगर कहाँ। इन्होंने आखिरी सिलाई लगाने के बाद कैंची से धागा काटा और कमीज को झाड़ते हुए फालतू धागे काटने लगी। अब कौन सा मेरा रिश्ता ढूंढने को हलकान होना है आपको जो मैं इन सर खपाइयों में पड़ूं? वो अभी सोई हुई उठ के आई थी, बेजारी से बोली तो इन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, बड़ी अला सोच है, यानी किस्मत से इतना अच्छा शोहर मिल ही गया तो क्या अब गंवार ही इसके पल्ले पड़ जाओगी? वो जो बड़ी रिलैक्स होकर कुर्सी से टेक लगाए बैठी थी एकदम सीधी हुई। क्या मतलब है आपका? मैं गंवार हूँ? गंवार भी नहीं,
जाहिल कहो तो ज्यादा बेहतर होगा, वो बेतनई से बोली थी। इंग्लिश में मास्टर कर रही थी, फक्त पेपर्स ही नहीं दिए, वरना तो डिग्री होल्डर होती, और आप मुझे जाहिल क्यों मार रही हैं? जोहा को सदमा लगा था। जाहिलियत तालीम से मशरूत नहीं होती, इसमें और भी बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं, इन्होंने इत्मीनान से कहा और चीजें समेटने लगी। हाँ, सारी तारीफें और इखलाक तो आपके दामाद में आ गए हैं, मैं तो अब जाहिल लगूंगी आपको। वो सुलग गई थी। इसमें क्या शक है, माशाल्लाह लाखों में एक है। मुईद, चिराग लेकर भी निकलो तो ऐसा दामाद ना मिले, खुदा इसे अपने ईमान में रखे। इनके लबो लहजे में मुईद के लिए मोहब्बतें बरस रही थी। आजकल ट्यूबलाइट की रोशनी में इनसे लाख दर्जे अच्छे मिल जाते हैं, ऐसा भी काल नहीं पड़ा हुआ। जोहा को इनका अंदाज ओवर लगा था। तुम जैसी नखट्टू का नसीब तो जाग गया ना, वरना मैं तो दिन रात परेशान रहती थी कि खुदा जाने तुम्हारा क्या बनेगा। वो सिलाई की हुई कमीज इसको गोद में फेंकती हुई उठ खड़ी हुई। जोहा को लगा इसके चेहरे से आग की लिपटें निकल रही हों। बस आ गई ना अपनी आई पर, मुझे पता था अब सारी उम्र यही तकाबुल होता रहेगा, जिसमें मुईद हसन फर्स्ट और जोहा मीर फेल आती रहेगी। इसे हद दर्जा गुस्सा आया था। चची जान ने बेतनाई से जवाब दिया, तो आओ ना तुम भी फर्स्ट, मेहनत करो बीबी, यूँ दिलों पर हुकूमतें नहीं की जाती। मुईद को देखो, एक ना दो, हर शख्स का पसंदीदा है। क्यों? महज अपने इखलाक और आदत की वजह से। और जरा अपना हाल देख लो, किस कदर तंग करती हो मुझे। कभी जो मेरी मान के चली हो, किचन में जानकर नहीं देखती हो। सीने परोने का तुम्हें कोई शौक नहीं, सिर्फ शादी हो जाना ही कमाल नहीं होता बीबी, पहले इसके काबिल भी होना पड़ता है। उफ, चची जान तो तकरीर झाड़कर अपने कमरे में चली गई। इधर सुलगने और तड़पने को जोहा की जान लगी। शदीद गुस्से की लहरें थमी तो इसे एहसास हुआ कि वो इस तरह महज खुद को तकलीफ दे रही है, और क्या खबर इतना गुस्सा नर्वस ब्रेक डाउन का बायस बन जाता। सो वो ऐसी तरकीब सोचने लगी जिसे मुईद हसन की फर्स्ट पोजीशन हथियाई जा सके, और इसके लिए इसे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था। एक तरकीब इसे सूझी थी, वो थी तो इसके लिए नाकाबिले कबूल, मगर अपनी जिंदगी को मुईद हसन की अच्छाई का बैंड चढ़ाने से बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। इसने बेचैनी से बिस्तर पर करवट बदली तो नजर बवेसाख्ता अपने साथ खाली जगह पर जा अटकी। नाइट बल्ब की रोशनी में एक चमका सा हुआ और बहुत जाने पहचाने और दिल पसंद नकूश दिखाई देने लगे। नौफल ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया तो फिर खुद ही अपनी बेख्तियारी पर खज्जल सा हो गया। वो जगह अब भी खाली थी और ये तख्लीक़ात इसे गुज़िश्ता 5 दिनों से दिखाई दे रहे थे। गुज़िश्ता 5 दिनों से सवा स्टडी रूम में सो रही थी, और 5 दिनों ही से नौफल एक रात भी ढंग से नहीं सो पाया था, और अपनी ये हालत नौफल के लिए नाकाबिले कबूल तो थी ही, सो थी बेहद हैरान कन भी थी। अपने तई इसने सबा को बहुत सर्द महरी से रद्द कर दिया था, मगर ये कैसा रद्द करना था कि वह नजर से दूर होकर दिल के और करीब हो गई थी। नौफल को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी बेखवाबी की वजह सबा का यहाँ ना होना है। इससे कोई भी ताल्लुक ना होने के बावजूद तकिया ऊंचा करते हुए वो उठ बैठा था। एक निगाह वॉल क्लॉक पर डाली तो घड़ी की सुइयों को 2:30 बजते देखा। इन 5 दिनों में न सिर्फ इसकी नींद बल्कि दीगर मामूलात भी मुतासिर हुए थे। ऑफिस में भी जब तक वो काम में मसरूफ रहता तब तक तो सही था, मगर फरागत पाते ही जहन अपनी खानगी जिंदगी की बेतरतीबी में उलझने लगता, तो दिल और जहन मतजाद सिमतों में उड़ने भरने लगते। जहन में तो बेजा आना का डेरा था, मगर दिल हमेशा सभा मीर की तरफ खिंचता था, और वो जो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर में इसका फैसला क्या होगा। रात बेखवाबी का नतीजा था कि वो सुबह वक्त पर जाग नहीं पाया। वो अभी भी गहरी नींद में था जब इसे झंझोड़े जाने का एहसास हुआ, साथ ही जहन से टकराती सबा की आवाज़। इसकी ज़रा सी मेहनत के बाद नौफल की आंखें खुल गई। उठ जाएं, ऑफिस का टाइम निकल गया है, और आपका मोबाइल भी बज रहा है कब से। नौफल का जहन ख्वाबीदा था। शायद ये भी तखील है, एक हसीन तखील। इसने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर इसका चेहरा छूना चाहा था। सबा इसे जगाने को झुकी की झुकी रह गई। नींद भरी आंखों से इसे देखता वो अपने हाथ से इसका चेहरा छू रहा था, जाने किस ख्वाब को यकीन करता चाह रहा था। फिर जैसे वो करंट खाकर सीधी हुई थी, पेशानी से तपिश सी फूट पड़ी। वो तेज कदमों से चलती कमरे से बाहर निकल गई। तब नौफल को भी अपनी बेख्तियारी पर एक झटका सा लगा। सारी नींद हवा हो गई। खुद को लानत मलालत करता वो उठ बैठा था। जाने वो कितनी देर खुद से उलझता रहता कि याले की काल ने इसका ध्यान बटा दिया। कहाँ हो यार तुम? इतनी मर्तबा फोन कर चुका हूँ, मिलती ही नहीं हो। यही हूँ इसी दुनिया में। फिलहाल तुम बताओ कि मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? याले ने इस्तफसार किया था। सो रहा था, अभी जागा हूँ। खैरियत? हाँ खैरियत ही है। तुम लगाओ ना चक्कर मेरे ऑफिस का। नौफल को लगा वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। अगर खैरियत है तो फिर मैं चक्कर क्यों लगाऊं, अब जबकि मेरा प्रोजेक्ट भी खत्म हो चुका है। नौफल ने बात की तय में पहुंचने की खातिर बेतनई से कहा तो वो तंज़िया अंदाज में बोली, और कुछ नहीं तो अपनी पेमेंट वसूल करने ही आ जाओ। हाँ ये हो सकता है, तुम चेक बनवा के रखो, आज चक्कर लगाता हूँ। वो इत्मीनान से बोला तो याले ने दांत लूसते हुए
लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। वो तैयार होकर नीचे आया तो सबा नूरी से लाउंज की सफाई करवा रही थी। वो साला बेगम के कमरे में घुस गया। इनसे मिल के ऑफिस के लिए निकला तो वो अभी भी मसरूफ थी। नाश्ता करेंगे? वो इससे बात नहीं करना चाहती थी, मगर पिछले 5 दिनों से नाश्ते और खाने के मुतालिक ज़रूर पूछती थी। नहीं, इसने हंसते साबित जवाब दिया था और कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। ऑफिस में एक आध ज़रूरी काम निपटाकर वो याले की तरफ आया तो वो फुर्सत में बैठी थी। बहुत पुरजोश अंदाज में मिली, मगर इसकी उदासी नोफल को अच्छी तरह महसूस हो गई थी। खैरियत तो है याले? इसने मुतफक्किर अंदाज में पूछा तो वो संजीदा हो गई। एक बात पूछूं, सच बताओगे? ऑफ कोर्स याले, पूछो, वो फिलफौर बोला था। एक पल के तौक़ुफ़ के बाद वो बोली, क्या शमूइल कहीं कमिटेड है? जहाँ तक मेरी मालूमात है इनके मुताबिक तो इस सवाल का जवाब नफ़ी में है। वो हैरान होते हुए बोला था। तुमने इससे पूछा नहीं? याले ने कहा तो वो साफ गोई से बोला। सच्ची बात तो यह है कि इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, मगर इसने मुझे अपनी ज़िंदगी की जो कहानी सुनाई थी इसके मुताबिक तो वो गड़बड़ होने के बाद से यहाँ किसी फ्लैट में तनहा ही रह रहा है। ओह यस, याले का ध्यान अभी इस नुक्ते की तरफ गया था कि इसकी परेशानी दूर होने लगी। बात क्या है याले? नोफल को अभी भी मामले की समझ नहीं आई थी। जवाबन याले ने शमूल से मुलाकात और लंच के दौरान होने वाली बातचीत से आगाह किया, मगर नोफल ने किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लिया। वो शुरू दिन से ही तुमसे घबराता है और कुछ नहीं। नहीं नोफल, वो घबराना और था। अब वो मुझसे कतरा रहा है, पता नहीं क्यों। वो मायूस होकर बोली तो नोफल ने इसके वहम को दूर करना चाहा। ये महज तुम्हारा ख्याल है। नहीं, कुछ तो बात है, मैं समझ नहीं पाई। मगर वो मुझसे रूड होने की कोशिश कर रहा था, मगर हो नहीं पाया। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं इससे? नोफल ने पूछा था। उफ नोफल, मैं कल रात ही से सोच रही हूँ और मुझे इतना डर लग रहा है कि हद नहीं। अगर इसने मुझे रद्द कर दिया तो? वो वाकई परेशान थी। शट अप, नोफल इसे टोक गया था। तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए ना। अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं जो इसके लिए इतना लंबा सफ़र कर चुकी हूँ, यादों का, ख्वाबों का, इसका क्या होगा नोफल? वो जो अपने काम के दौरान सबकी मैडम बनी फिरती थी, इस वक्त नम पल के लिए बहुत खौफजदा सी पूछ रही थी। मोहब्बत का एक और रूप नोफल अहमद पर खुलने लगा। कुछ नहीं होगा सिली गर्ल, वो बेवकूफ़ वैसे ही तुमसे घबराता है और कुछ नहीं। मैं खुद बात करूंगा इससे, बल्कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वो बहुत खुश दिली से इसे बहला रहा था। याले की रंगत की सुर्खी पलटने लगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ऐसे ही इसे शादी कर लूंगी? तो क्या दूध की नहर निकलवाओगी इससे? नोफल हंसा था। एक लंबा चौड़ा अफेयर चलाऊंगी, इसके बाद शादी करूंगी। वो अपने इरादे बता रही थी। और ये भी हो सकता है कि एक आध अखबार में हमारा स्कैंडल भी आ जाए। फिर ये भी दुआ करना कि वो अखबार शमूइल खान के वालिद साहब न पढ़ते हों, क्योंकि फिर इस अखबार के साथ साथ इनके घर में तुम्हारा दाखिला भी ममनू करार पा जाएगा। नोफल ने इसे मशवरा दिया था तो वो हंसती ही चली गई। रायमा की शादी का कार्ड आया तो वो मिस्टर एंड मिसिस मोहित के हसन के नाम का था। इस बदतमीजी पर जोहा पल खाकर रह गई, मगर फिर ख्याल आया कि रायमा बेचारी तो इनके बीच के मामला नहीं जानती। मजीद सोचा तो एक नई राह का सुराग हाथ लग गया। इसने खामोशी से वो कार्ड चची जान के हाथ पर ला रखा। वो इसका और मोहित का नाम देकर खुश हुई थी। आपा से पूछती हूँ। वो फौरन ताई जान के पास पहुंची और वो जो चाहती ही थी कि किसी भी तौर पर जहनी मुताबिकत का इम्तहान टले, फौरन बोली, क्यों नहीं, दोनों जाएंगे। आने तो मोहित को, मैं खुद बात करती हूँ। जोहा से कहो तैयार हो जाए, दोस्त की शादी में शिरकत करनी है। ताईजा ने खुले दिल से इजाजत दी थी तो जोहा ने हाथ जाड़े। अब दिखाई देगी असलियत सबको मोहित हसन की। इसने कब जोहा को किसी नाइट फंक्शन में शिरकत की इजाजत दी थी जो अब देता, और जहनी मुताबिकत ना होने की जितनी मिसालें घर वालों के सामने आती, इतना ही जोहा के हक में अच्छा होता। सोफा बहुत मुतमिन सी नगीन की मदद से रायमा की शादी में पहनने के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। बारात में अपने निकाह वाला जोड़ा पहन लो, बिजलियां गिराओगे मोहित भाई के दिल पर। नगीन इसे मशवरा देते हुए छेड़ रही थी। ला हौला वला कुव्वता। इसे मोहित पर बिजलियां गिराने वाले जुमले को सुनकर ही करंट लगा था। मेरी नहीं बल्कि रायमा की शादी है, बहुत हैवी ड्रेसिंग नहीं पहनूंगी मैं। यही का मौका है यार मोहित भाई के दिल में घर करने का, नकीन ने कहा था। अब बार बार मोहित भाई कहकर दिल तो ना खराब करें। क्या खाक अच्छा सोचूं मैं? इसकी बात पर नकीन को जोरों की हंसी आई थी। इसका मतलब है कि मौसूफ दिल भर के ओहदे पर फाइज हो गए हैं। मेरे ख्याल में 2 दिन से अनस भाई का फोन नहीं आया, इसलिए आपका कोटा मेरी तरफ निकल रहा है। वो सिलेक्ट किए हुए कपड़े एक तरफ डालकर बाकी कपड़ों को फिर से वार्डरोब में रखने लगी। हाय जालिम, क्या याद करा दिया, नगीन ने आप भरी थी। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, मगर लग रहा है जैसे महीनों गुजर गए हैं इन्हें गए। रोज तो फोन आया होता है, पता नहीं किस टेलीफोन बूथ में सिक्का डालते हैं जो खत्म ही नहीं होता। जोहा ने तंज किया तो वो इसके बिस्तर पर लेटते हुए इत्मीनान से बोली, अब ये तुम खालिस्तान नंदों वाले जलापे पर उतर आई हो, और कोई बात नहीं। जोहा को इसकी बात पर हंसी आ गई। ये अच्छी रही, हक की बात तो हजम नहीं होती। नगीन भी इसके साथ हंसने लगी। वो कितनी ही देर से चची जान का सर खा रही थी, बिल आखिर वो जिद हो गई। तुम्हारा तो दिमाग खराब है जुई, ना मैं कहती हूँ तुम्हारी बात का कोई सर पैर भी है या
یا نہیں؟ سر پیر نہیں بلکہ پورا سراپا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے چہیتے داماد نے اگر میرے شادی میں شرکت پر اعتراض کیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا. بیوقوف، پہلے اس سے بات کر کے تو دیکھو. چچی جان چڑ ہی تو گئی تھی اس کی راگنی سے. مجھے پتا ہے نا، پوچھے بغیر ہی مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی رحمہ کی شادی میں شرکت کی اجازت نہیں دیں گے، اور وجہ بھی یہی ہوگی کہ نائٹ فنکشنز ہیں. وہ بڑے اطمینان سے کہتی، انہیں غصہ دل آ گئی. تم کیا افلاطون کی اولاد ہو؟ بیٹھے بٹھائے ساری جمع تفریق نکال لی. آزمائے تو بندہ اسے جس سے ناواقف ہو. 1000 بار آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا؟ زوہا نے مدبرانہ انداز میں کہتے ہوئے شانے جھٹکے تھے. سر میں درد کر دیا ہے تمہاری بیکار کی بحث نے. جاؤ جا کے آپا سے پتہ کرو. انہوں نے موعد سے پوچھ لیا ہوگا تمہاری شادی میں جانے کا. انہوں نے اسے وہاں سے ٹہلانا چاہا تھا. آپ کی تسلی کے لیے پوچھ لیتی ہوں، ورنہ جمع تفریق وہی ہے جو میں نکال چکی ہوں. وہ انہیں پہلے ہی متنبہ کر رہی تھی. چچی جان نے اسے کشمگے نگاہوں سے دیکھا تو وہ اٹھتے اٹھتے بھی باز نہیں آئی. مگر آپ اتنا ضرور یاد رکھ لیں کہ اگر انہوں نے مجھے قوامقہ کی پابندیوں میں رکھنے کی کوشش کی تو میں احتجاج ضرور کروں گی. وہ کہتی ہوئی چلی گئی تھی. خدا تمہیں سمجھے زوہا. چچی جان گہری سانس لے کر رہ گئی تھی. اے لو میری یادداشت. تائی جان نے پیشانی پر ہاتھ مارا تو زوہا امید بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی. مجھے شک تو تھا کہ ادھر سے انکار ہی ہوگا تائی جان، اس لیے میں ان سے پوچھنے کے حق میں نہیں تھی. اس نے فرما برداری کی انتہا کر دی تھی. ارے بچی، وہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ موعد سے بات کرنے کا دھیان نہیں رہا مجھے. تائی جان نے اس کی الٹی سوچوں کو لگام لگا دی. تو پھر کل تو رائمہ کی مہندی ہے. اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ مسکرا دی. تو تمہارا کون سا اس سے پردہ ہے؟ بلکہ تمہیں تو اب خود اس سے پوچھنا چاہیے. میں؟ وہ جیسے ہچکچائی تھی. ہاں کیوں نہیں؟ تائی جان کو اسے سمجھانے کا موقع مل گیا تھا. ابھی سے آپس میں باہمی مشاورت سے چلو گے تو آئندہ زندگی کے لیے آسانی ہوگی نا. جی. دل ہی دل میں دانت پیستے ہوئے اس نے فرما برداری سے سر جھکا لیا. تو تائی جان کو اس پر بہت پیار آ گیا. پچھلے کچھ دنوں سے وہ زوہا کی طبیعت میں کافی ٹھہراؤ محسوس کر رہی تھی، خصوصاً موعد کے متعلق. ابھی جاؤ، موعد اپنے کمرے میں ہی ہوگا. انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ خجل سی ہو گئی. ساتھ ہی ان کے کمرے سے نکل آئی. راستے میں اسے نگین نے پکڑا تھا. سواری کدھر جا رہی ہے؟ کیوں جی، سواری پر پابندی ہے کیا؟ چیک پوسٹ پر رکنے کی پابندی تو بہرحال ہے. نگین نے اس کے انداز پر لطف لیا تھا. اوہو، ایسی چیک پوسٹیں اپنے شوہروں پر لگائیں. ایک تو یہ شادی شدہ خواتین بھی نا بس. اس نے نگین کو چڑھانے کی خاطر جان بوجھ کر سر جھٹکا تو وہ حیران ہونے لگی. ہائے، یہ آج سورج کس رخ سے نکلا تھا؟ زوہا میر کے کمرے سے. وہ اطمینان سے کہتی موعد کے کمرے کی طرف بڑھی تو نگین حیران ہونے لگی. خیر تو ہے زوئی، کہیں تایا جان کے کمرے کا ایڈریس تو نہیں بھول گئی؟ نہیں جی، ہمیں شہر کے کوتوال صاحب سے ملنا ہے. وہ بڑے اطمینان سے کہتی موعد کے کمرے تک جا پہنچی تھی، جبکہ نگین ابھی بھی یہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. پھر وہ یکدم مسکرا دی. بیسٹ آف لک. تھینکس. وہ باوقت مسکرا دی. کڑوے حلق کے ساتھ حسب عادت دستک دیے بغیر دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا، یعنی موعد واش روم میں تھا. اس نے اندازہ لگایا تو ہوا کریں. وہ خود کو بے پرواہ بہت کرتی اور مضبوط ظاہر کرتی کمرے میں ٹہلنے لگی. چلتے چلتے اس کی رائٹنگ کی طرف گئی. اس کی فائلوں اور کتابوں کی ترتیب خواہمخواہ بگاڑی اور آخر میں انگشت شہادت سے دھکیل کر اس کی تصویر گرائی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اچھل کر پلٹی تھی. اس قدر اچانک آواز نے اس کی دھڑکن تھما سی دی تھی. ہاتھ پاؤں سنسنا اٹھے. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ لے کر جان نکال دی. زوہا کو غصہ آنے لگا. موعد کی آنکھوں میں حیرت چمکی. واری وال، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے اور دہشت گردی پھیلانے کا؟ وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل کی گرد و گو حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا. میں کسی بھی کام کے لیے کسی کی اجازت کی پابند نہیں ہوں. وہ بڑی اطمینان سے بولی تو موعد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مزید کہا. یا پھر تم اس کمرے پر اپنا اس قدر حق سمجھنے لگی ہو کہ تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر آنا بھول گیا ہے، اور اس رائٹنگ ٹیبل کو تم اپنی ملکیت سمجھنے لگی ہو؟ یا خدا! زوہا حیرت سے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. اس شخص کی زبان جل کیوں نہیں جاتی اس قدر فضول باتیں کرتے ہوئے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ بہت مضبوط قدموں سے اس کے مقابل کھڑا تھا. دماغ تو صحیح ہے آپ کا. زوہا کا دماغ کھلنے لگا. یعنی وہ اس مختصر سی تباہی سے کیا عظیم الشان اندازے لگا بیٹھا تھا. تمہاری حرکتوں سے مجھے جو محسوس ہوا وہ بتا دیا میں نے. وہ ابھی اتنا ہی مطمئن تھا. آپ اپنی وکالت کی صلاحیتیں مجھ پر آزمانے کی کوشش مت کریں، اور نہ ہی میں آپ کو اپنے متعلق ایسا فضول اندازے لگانے کی اجازت دے رہی ہوں. وہ تپی ہوئی تھی. جواباً موعد نے شانے ہچکائے. میں بھی کہاں کسی کام کے لیے کسی کی اجازت کا پابند ہوں. باہر میں جاؤ تم. یہ فکرہ زوہا دل ہی دل میں کہہ گئی تھی. مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. وہ سیدھے سپاؤ اپنے مقصد کی طرف آئی تو موعد کو حیرت ہوئی. ایسا بھلا کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ اسے پوچھنے آئی تھی؟ بس ادک شوق. تم کسی بھی مسئلے کے متعلق ڈسکشن کر سکتی ہو مجھ سے. نرمی سے کہا تو وہ استہزائیہ انداز میں بولی. مجھے کون سی آپ کی عدالتی خدمات حاصل کرنی ہے؟ تو وہ استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. تو یہ کہ رائمہ کی شادی ہے. رائمہ کون؟ میری دوست ہے. تو یہ کہ مجھے اس کی شادی میں شرکت کرنا ہے. تو یہ کہ کل اس کی مہندی کا فنکشن ہے. تو
वो फिर से सवालिया अंदाज में बोला तो जोहा की पेशानी तब उठी। इसे यूं लगा कि जैसे मोहित हसन इसका मजाका उड़ा रहा है। तो फिर ये कि मुझे कल रात इस फंक्शन में शरीक होना है, और ये कि घर वालों के ख्याल में मुझे आपसे इजाज़त लेनी चाहिए, और ये कि आपने आज तक मुझे कभी भी नाइट फंक्शन में जाने की इजाज़त नहीं दी, मगर ये बात आप लिख कर रख लें कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। आप मुझ पर बेचा पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। मैं राइमा की शादी में ज़रूर शरीक होंगी। वो तंजिया अंदाज में बोलती चली गई थी। रुकी तो रंगत तमतमासी उठी। अगर तुम अपनी मर्जी के मालिक हो तो मुझसे क्या पूछने आई हो? वो सादगी से गोया हुआ था। लम्हा भर के लिए जोहा खाली जहन रह गई। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ ताकि बाद में आपको एतराज़ ना हो। जो जुमला इसके मुंह में आया वही जुबान से अदा करके वो बाद में खुद पछताई थी। मेरे एतराज़ की परवाह करने का शुक्रिया, मुझे आपके एतराज़ की कोई परवाह नहीं। ये तो मैं अम्मी और दाई जान का दिल रखने के लिए आई हूँ, वरना मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आपके तसल्लुत में दे दूँ? वह नखवत भरे अंदाज में बोली थी। और अगर मेरा जवाब वही हुआ जो हमेशा होता है तो? मुईद ने इसके बागी तासुरात पर नज़र दौड़ाते हुए रसानियत भरे लहजे में पूछा। तो वह तनतना कर बोली, तो अब की बार मैं खामोश नहीं बैठूंगी बल्कि हशर मचा दूंगी। तो फिर जाकर हशर मचा दो, मगर जो कयामत यहाँ मचाई है इसे ठीक करके जाओ। वो यकलखते ही संजीदा हुआ था। अपनी राइटिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो सिबकी महसूस करने लगी। ये काम बाजी प्यारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। इत्मीनान से कहते हुए इसने जाने को पढ़ तोले थे। कामों को संवारना भी सीख लो जोहा मीर, ये हुनर भी जिंदगी में बहुत काम आता है। इसने अपने पीछे मुईद की ठहरी हुई आवाज़ सुनी जरूर, मगर समझी नहीं थी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया यार तुम दोनों का? मैंने कभी अली अफरीदी से मोहब्बत का दावा किया था? शमोइल खान बदक उठा था। इसके अंदाज पर नुफल को हंसी आई। यार तुमसे ज्यादा बोल्ड तो यहाँ की लड़कियां हैं, घबरा क्यों रहे हो? घबराने ही की तो बात है, मैंने कभी ऐसी फसूलियात नहीं पाली, और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। वो अपनी बात पर उड़ रहा था। नौफल ने इसे पचकारा, तुम ना सही, मगर वो तुमसे मोहब्बत करती है, इसकी क्या बात है यार? वो कुछ भी कर सकती है। शमोइल कजर आता था। लोग इसकी एक नजर करम के लिए तरसते हैं और तुम्हें इसका कोई एहसास ही नहीं। नौफल को कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। तो वो इन पर अपनी नजर करम क्यों नहीं डाल दी? शमोइल का जान छुड़ाने वाला अंदाज बदस्तूर था। नौफल ने बगौर से देखा। क्या बात है खान, आर यू सीरियस? तो मैं क्या इतने सालों से जग मार रहा हूँ? मैंने कभी भी इससे मोहब्बत नहीं की। वो ही उल्टे सीधे चक्रों में पड़ी है तो अलग बात है। वो इत्मीनान से काफी के मग में चम्मच हिलाते हुए कह रहा था। नौफल का इत्मीनान रुखसत होने लगा। वो बेख्तियार मेज पर आगे को झुक आया। इट्स नॉट फेयर यार, वो सालों से फिर रही है तेरे पीछे, तो मैंने कब कहा उसे? यार कहने का कहलवाने से थोड़ी होता है। और फिर वो तुमसे प्यार करती है, असल हकीकत तो इस बात की है। तुम अब इस राह पर चल पड़ो, क्या फर्क पड़ता है? नौफल ने इसे बहलाया। मेरा दिमाग अभी ठीक है, इसलिए मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। वो अपनी मौजूदा हालत पर मुतमिन था, मगर वो तुम्हारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज है। खुदा के लिए नौफल अब बंद करो इसकी वकालत। रही कॉफी तो इसका बिल मैं पे कर दूंगा। वो जैसे उकता सा गया था। इसे कॉफी के बहाने होटल में बुलवाकर अब नौफल मुसलसल इसके सामने याली अफरीदी का जिक्र किए हुए था, जिसका शमोइल खान के पास एक ही जवाब था और वो था ना। नौफल को एहसास होने लगा कि शमोइल अपनी बात से एक आध इंच भी इधर उधर हटने को तैयार नहीं था। क्या बात है शमोइल, क्यों भाग रहे हो याली अफरीदी से? नौफल संजीदा हो गया था। मैं नहीं भागता यार, वो भगा रही है मुझे। जब चाहे मुंह उठाकर मेरा मुहासबा करने को तैयार होती है। मेरा स्टाफ भी मुझे मशकूक नजरों से देखने लगा है अब। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इससे क्यों भागते हो? मोहब्बत करती है वो तुमसे, तो ये इसका दर्द सर है, ना कि मेरा। ऐसी बात मत करो खान, बरसों तलाश किया है इसने तुम्हें। नौफल को शमोइल से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और खास तौर पर नौफल के सामने तो वो दूसरी बात मुंह से निकाले तो वो हुक्म चलाया करता था। तो फिर इन गुजरे चंद सालों में क्या हो गया था कि जिसने शमोइल खान को संगदिली की इस हद तक पहुंचा दिया कि वो याली अफरीदी जैसी फतालन आलिम पर इल्तफात की एक निगाह भी डालने को तैयार नहीं था, बावजूद नौफल अहमद के समझाने के। देखो नौफल यार, मैं वाकई नहीं चाहता कि वो ख्वामखा मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। अपना एक सेटअप है, अपनी लाइफ है, वो अपने तरीके से गुजारे। इसकी ज़िंदगी में मुझ जैसे जाहिल गंवार शख्स की कोई जगह नहीं। यकीन करो और इससे भी अकल दो, वो सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। इसे कहो शादी कर ले। शमोइल ने इतनी संजीदगी से कहा कि नौफल तहय्युर के मारे इसकी सूरत देखने लगा। मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। शमोइल ने अपनी सुनहरी आंखें काफ़ी के मग पर जमा ली। अब की बार इन सुनहरी आंखों पर उतरी खफीफ सी सुर्खी नौफल अहमद से छुपी न रह सकी। तुम किसे बता रहे हो, मुझे या खुद को? नौफल तंजन बोला था। एक बार इसकी आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत से मुकर जाओ, इनकार कर दो तो शायद इसकी भी तसल्ली हो जाए, मगर फिलहाल मुझे भी ये यकीन नहीं करा सकता हो, ये हो भी नहीं सकता कि जिस
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس پر یالے افریدی نظر کرے اس کی دیوار نہ ٹوٹے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان فضولیات میں پڑھنے کی؟ تمہیں تو بنا رکھا ہے نمائندہ اس نے۔ وہ اب بھی نوفل سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا، وہ یہی بات نوفل کو چبھ رہی تھی۔ کیا بات ہے شموئل، مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ نوفل نے بے حد یقین سے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کن چکروں میں پڑے ہو نوفل یار، یہ میری منزل نہیں ہے، تم اس راستے پر قدم تو ڈالو، منزل تمہارے سامنے ہوگی انشاءاللہ، مگر میں یہ سب چکر افورڈ نہیں کر سکتا۔ شموئل کے قطعی انداز پر نوفل ٹھٹکا تھا۔ چکر لگانے کو کون کہہ رہا ہے، سیدھے صبح اسے شادی کر لو، لوگ تو خواب دیکھتے ہیں شادی کے اور تم ہو کے پٹھے پر ہاتھ دھرنے نہیں دے رہے۔ یار بس کرو اب، میں اقوام کا شرمندہ ہوا جا رہا ہوں۔ میں اسے یوں بار بار ڈسکس کر کے اسے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، وہ بہت اچھی ہے، مگر ہر اچھی چیز آپ اپنا نہیں سکتے اور نہ ہی ہر اچھی چیز سب کے لیے ہوتی ہے۔ شموئل خان جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ لیکن یالے کو تم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہو، نوفل نے برجستہ کہا تھا۔ نوفل کیا ہم کچھ اور بات نہیں کر سکتے؟ ہاں کیوں نہیں، نوفل نے اس کی التجا کے جواب نے بنا توقف کہا تھا۔ اب تم ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤ مجھے۔ وہ خاموش نظروں سے نوفل کو دیکھنے لگا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، کیا میرا انکار کر دینا کافی نہیں ہے؟ وہ تو تم کر چکے ہو، اب سمجھو یالے اس معاملے سے نکل گئی، کیا تم مجھے بتاؤ گے اس انکار کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں شروع ہی سے یہی ارادہ رکھتا تھا، شموئل نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہنا چاہا تو نوفل اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے بہلاؤ مت شموئل، تم نے زبان سے کبھی یالے کی محبت کا اقرار چاہے نہ کیا ہو، مگر ہم سبھی کو یقین تھا کہ تم بھی یالے کو ناپسند نہیں کرتے۔ کسی کو ناپسند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے محبت کرتے ہیں، وہ کسی اور کوئی نہیں شموئل خان، وہ یالے افریدی ہے جس نے تم سے سچی محبت کی ہے، جو تمہارے نام پر بیٹھی ہے اور اب 7 سمندر پار کر کے تمہارے پیچھے چلی آئی ہے۔ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اسے باور کروایا تھا۔ یہ نوفل کا لب و لہجہ اور انداز الفاظ ہی تھے جن کی تاب نہ لاتے ہوئے شموئل خان پھٹ پڑا۔ تم جو کہہ رہے ہو میں اس کی سچائی سے منکر نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں، میں یالے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ نوفل کو لگا اس کی سماعتوں میں کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 20، حصہ نمبر 3۔